नमस्कार दोस्तों, आरएमबी स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इकोनॉमी है, जीएस पेपर 2 में आएगा। शॉर्ट नोट में भी आ सकता है, लॉन्ग नोट में भी लॉन्ग आंसर भी आ सकता है। तो इसको समझेंगे, डिटेल से समझेंगे। आज बात करेंगे कृषि रोड मैप की। कृषि रोड मैप कैसे भारतीय कृषि में उनकी आय को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चूँकि भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है, उसी तरह बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। भारत में मैक्सिमम आबादी जो है वो कृषि पर निर्भर है। और कृषि पर निर्भर है तो सरकार का दायित्व भी बन जाता है कि कृषि के क्षेत्र को किस तरह से बढ़ाना है, उनके आय को किस तरह से बढ़ाना है ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा आय बढ़ सके। किस तरह से कार्य करें ताकि उनका जो रोजगार भी बढ़े, उनका इनकम बढ़े और समग्र रूप से जीवन स्तर सुधार हो। तो कृषि रोड मैप 23-28 हम लोग 4 की बात करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जो पहले का जो कृषि रोड मैप है उसमें जो कुछ उपलब्धियां हैं उसकी बात नहीं करेंगे। तो ये जो शॉर्ट नोट में आ सकता है, इसमें मूलतः यही आ सकता है कि ये जो 4 वाला ये जो 4 का है, इसमें ये आ सकता है कि जो 4 नंबर का जो कृषि रोड मैप आया है, इसका जो टाइम बॉन्ड है ये 2023 से 28 के बीच में। आप देख रहे होंगे ये जो बना हुआ, इससे समझ में आ रहा होगा कि 23 से 28 की बात किया जा रहा है। एक बेसिक चीजें मैं पहले बता देता हूं, फिर हम लोग बात करेंगे। इसका जो मूलभूत बातें किया जा रहा है, इसमें बोल रहा है कि 17 करोड़ से अधिक हम पौधों का वितरण करेंगे। इससे क्या होगा? एक तो वन आवरण बढ़ेगा बिहार में, पहला चीज। 238 बीज गुणन प्रक्षेत्रों का विकास होगा, मतलब बीज के लिए जो कार्य करने वाले जो क्षेत्र हैं उनका विकास करेगा। कृषि विपणन निदेशालय बनेगा। अब कृषि अपने उत्पाद को बेचने के लिए कैसे कार्य करेंगे, उनको कैसे हेल्प पहुंचाया जा सकता है, उसके लिए एक निदेशालय बनेगा। 226 प्रखंड नर्सरी बनाए जाएंगे। 30 पल्लट टाइप नर्सरी की स्थापना होगी। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो नर्सरी बनाने का फायदा होगा कि हम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीज़ों का नर्सरी जब रहेगा तो वहाँ के किसान को सहायता होगा। बहुत सारे ऐसे शहरी लोग भी होंगे जो क्या करेंगे, अपने चीज़ों नर्सरी से खरीद कर अपने पेड़ पौधों को लगाएंगे अपने क्षेत्र में, अपने घरों में। ये फायदा है। तीसरा ये देखेंगे कि लगभग 3,30,000 वर्ग मीटर में पॉली हाउस और नेट की होगी स्थापना। ये सारे के सारे किस लिए किया जा रहा है? एक कृषि को बढ़ावा देने के लिए, नए नए रोजगार में कृषक लोग अभी क्या करता है, गेहूं चावल तक लिमिट हो जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में दाल आपको मिलेगा, नहीं तो यही इन तीनों क्षेत्रों में आलू तक सीमित है। अब आप देखेंगे वर्मी कंपोस्ट और जैविक इनपुट अब किस तरह से काम करा। बिहार में तो वर्मी कंपोस्ट इतना तेजी से बढ़ा है, उसका यूज बहुत अच्छी बात है। ये बिहार के लिए तरक्की है और किसानों के लिए ये इनकम का बढ़िया स्रोत है। 3500 कस्टम हायरिंग सेंटर खुलेंगे और बनाए जाएंगे 100 सीड हब। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, आगे हमने लिखा है इसको। सबसे बड़ी बात है इसको सफल बनाने में ना 12 विभागों को मिलकर काम करना पड़ेगा। इसमें एक अच्छा समन्वय होगा तभी ये सफल होगा। तो कृषि जो रोड मैप है 1, 2, 3 कहीं ना कहीं अपने उद्देश्यों को पाने में आंशिक ही सही लेकिन सफल तो हुआ है। कृषि रोड मैप में जो व्यवस्थाएं की गई है वो कहीं ना कहीं बिहार को एक नई रूप देने में एक बहुत ही बड़ा भूमिका निभाएगा। किसानों की आय को बढ़ाने में बहुत बड़ा भूमिका निभाएगा। और किस तरह से कृषि रोड मैप 1, 2, 3 से 4 अलग है, इसको समझेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन इसके आते हैं, उसको समझेंगे। बिहार के कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्रदान करने में कृषि रोड मैप के योगदान की चर्चा करें। साथ ही बिहार के चौथे कृषि रोड मैप के उद्देश्यों एवं प्रमुख फोकस क्षेत्रों का मूल्यांकन करें। कहने का क्या मतलब है? सबसे पहले बोल रहा है कृषि रोड मैप जो है उसके योगदान की चर्चा करें। अब जैसे ये बोला तो आपको 1 भी बताना पड़ेगा, थोड़ा सा 3 तक ये तो बताना ही है और 4 की चर्चा करना ही है। तो 1, 2, 3 किस चीज़ों पर काम किया था उसके बारे में हल्का सा बताइए। फिर हमको मूल जो फोकस करना है कृषि रोड मैप 4 पर करना है। अब प्रत्येक भारतवासी के थाली में देखिए ये लाइन है हमारा, इसको ना आप डायरेक्ट कोट कर सकते हैं। प्रत्येक भारतवासी के थाली में बिहार का एक व्यंजन हो, यही कृषि रोड मैप का एक संकल्पना है। इसको पूरा करने के लिए बहुत सारे कार्यों को करना है जो कृषि रोड मैप में ये बातें की गई है। तो क्या है, प्रत्येक भारतवासी के थाली में बिहार का एक व्यंजन उपलब्ध कराने के साथ साथ कृषक वर्ग का सशक्तिकरण करने, किसानों की आय में वृद्धि करने तथा खाद्य सुरक्षा को प्राप्त करने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2008 में क्या किया गया,
कृषि रोड मैप की शुरुआत किया गया। क्या किया गया? सबसे पहले बात, सभी भारतवासी के थाली में एक व्यंजन बिहारी व्यंजन हो। ठीक है, एक चीज। दूसरी ओर क्या बोल रहा है कि एक कृषक वर्ग को सशक्तिकरण करने के लिए, इसके साथ ही कृषक वर्ग को सशक्तिकरण करने के लिए, किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2008 में क्या किया गया? शुरू कृषि रोड मैप का शुरुआत किया गया। कृषि रोड मैप बिहार सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में किए जा रहे अभिनव प्रयोगों में से एक है। अब नवीन प्रयोग किया जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं? कृषि में ICAR अलग अलग तरह का खोज कर रहा है, किस तरह से कृषि उत्पादों की उत्पादकता बढ़ाई जाए, उसके लिए अलग अलग खोज किया जा रहा है, और बिहार गवर्नमेंट इसे समन्वय बनाकर नए नए चीज़ों का प्रयोग कर रहा है। तो अभिनव प्रयोगों में से एक है कृषि रोड मैप। इसमें क्या हो रहा है? एक टारगेट सेट किया जाता है कि हम इस कृषि रोड मैप में इस पहले रोड मैप में एक काम करेंगे, दूसरे में एक करेंगे, तीसरे में एक करेंगे। पहले से हमें क्या परिणाम मिला है, क्या कमी रहेगा, उसको दूसरे में ठीक करेंगे, दूसरे में जो अच्छा परिणाम रहा है और जो कमी रहेगा उसको तीसरे में ठीक करेंगे, और तीसरे में जो कमी रहा है वो चौथे में ठीक करेंगे। कोशिश किया जाएगा कि कृषि को पूरी तरह से समस्याओं से मुक्त करने का प्रयास किया जाए। तो अब कृषि रोड मैप बिहार सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में किए जा रहे अभिनव प्रयोगों में से एक है। इसमें जहाँ एक और कृषि उत्पादन में समृद्धि आई है, वहीं कृषक वर्ग सशक्त हुए हैं। ठीक है, अब ये देखो, प्रथम कृषि रोड मैप आया था 8 से 12, ये 4 ही साल का था, 4 ईयर का था। बाकी जो था 5-5 साल का था। ठीक है, तो ये तीनों तो अब समझिए कि समाप्त हो चुका है। अब जो आया है चतुर्थ 23 से 28 वाला, इसको समझिए। कृषि रोड मैप 4 की उपलब्धियां क्या है? कृषि रोड मैप की उपलब्धियां क्या है? पहले क्या बोला था कि आप कृषि रोड मैप की उपलब्धियों को बताइए, तो इसको हल्का सा चर्चा कर दीजिए। जैविक खेती के लिए गंगा किनारे जैविक कॉरिडोर बनाया जाएगा। कृषि उत्पादों को GI टैग दिया जाएगा। जैसे हम अभी जर्दालू, आम, शाही लीची, कतरनी, चावल, मगी, पान, ये सब को क्या है, अभी दिया जा चुका है GI टैग। 2008 में किसान पंचायत का गठन किया गया था। कृषि क्षेत्र में बिहार ने नया कीर्तिमान बनाया। क्या किया? इस दौरान चावल उत्पादन में प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन हुआ, उसमें चीन को चावल उत्पादन में पीछे कर दिया। और पीछे करने वाला कौन सा जिला था? नालंदा। कहने का मतलब क्या था? जो चीन में जितना उत्पादन होता है प्रति हेक्टेयर, उसमें नालंदा जो है उसको पीछे कर दिया। एक तरह से ये कोट ये डालने का मकसद ये है कि बिहार में दिखाया जा सकता है कि हमारे यहाँ अवसर हैं, बस उसको सही तकनीक और सही तरीके से लागू करवाया जाए तो हम उत्पादन में आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि बिहार पूरा तरह से उर्वर है। हमने बोला था कि जो बिहार, आप अगर ये बिहार को अगर ले रहे हो आप ऐसे, ये जो एरिया गंगा ऐसे जा रही है, तो ये मान के चलो ये जो एरिया पूरा है ये क्या है? पूरा उर्वर है। ये जो एरिया है, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये क्या है? ये पूरा उर्वर एरिया है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, आप देखेंगे ये पूरा एरिया से गंडक आएगी, यहाँ से सरयू, बागमती, महानंदा, कोसी, ये सब सारे आ रहा है। बाढ़ के साथ साथ क्या आ रहा है? उर्वर भूमि भी बना रहा है इसको। तो ये एरिया है, गंगा के किनारे वाला एरिया भी है। अब आप देखेंगे कि हम इन एरिया को अगर थोड़ा सा ध्यान दें, अब इन एरिया को अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो ध्यान रखिएगा कि यहां से गंगा अगर ऐसे जा रही है तो ये जो यहां से लेके यहां तक का एरिया है, यहां से यहां तक का एरिया, अब देखेंगे गंगा किनारे ना, ये क्या रहा है ना, जैविक क्षेत्र घोषित किया जा रहा है। तो जैविक क्षेत्र जैविक जिला घोषित करना है, तो इसमें कौन कौन से जिलों को शामिल किया जा रहा है, ये बात किया जा रहा है। तो गंगा किनारे वाला एरिया तो ज्यादा जैविक किधर होगा? तो नॉर्थ वाला में होगा। तो लगभग 13 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। एक चीज समझ लो, और ये हमने क्या बोला, ये पूरी तरह से उर्वर भूमि है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि हमने बताया कि हमने चीन को पीछे किया उत्पादकता में। अगर सही तरीके से लागू किया जाए तो भूमि उर्वर है, उत्पादकता बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते किसान को सही चीजें मुहैया कराया जाए। द्वितीय कृषि रोड मैप के अंतर्गत हमने क्या किया, विभिन्न वर्षों में बिहार के, अब देखो अब क्या हुआ कि हमने पहला कृषि रोड मैप लाए। कृषि रोड मैप जैसे ही लाए
उसका इतना अच्छा प्रभाव हुआ कि हमें कृषि कर्मण पुरस्कार मिला भारत सरकार से। अब भारत सरकार से मिला तो क्या हुआ, कब मिला, 11-12 में हमें चावल में मिल गया, फिर गेहूं में मिला। देखो हमने एक कर दिया ऐसे, गेहूं को 2 वर्षों मिला था, 12-13 और 17-18 में। मक्का को 2 बार मिला है, 15-16 और 16-17 में। तो मक्का को लगातार 15-16, 16-17, चावल को 11-12। ये जो पहला वाला खत्म हो रहा है ना, जब जो कृषि रोड मैप, उसी समय मिला इसको। 12-13 जब दूसरा वाला शुरू हुआ तो 12-13 में गेहूं को पहले मिल गया। ये खाली ऐसे ही ध्यान रखो, याद रखना कि चावल गेहूं अगर भूल भी जाते हो डेट तो ये लिख दो कि सीधे चावल गेहूं मक्का में भारत सरकार, बिहार सरकार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, ये उपलब्धियां हैं। अब देखो हरित आवरण में वृद्धि तथा भंडारण क्षमता बढ़कर अब कितना हो गया, 28.28 लाख टन। एक इसमें क्या है, मुख्यमंत्री कृषि बागवानी योजना, समेकित बागवानी योजना, इसके माध्यम से फसल उत्पादन में वृद्धि हुई। अब क्या है कि हम लोग क्या कर रहे थे, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूं कि चावल गेहूं उत्पादन पर ही हम लोग टिके पड़े थे। तो कुछ डाइवर्सिटी लाना था, तो हमने आपको बताया कि दलहन में भी उत्पादन बढ़ाना था। मक्का बिहार में तो होता ही है, बेगूसराय वाला एरिया में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा उधर मक्का उत्पादन होता है। तो इन सारे क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना है। तो जब हम फसल उत्पादन कर रहे हैं, अगर हम मक्का उत्पादन कर रहे हैं, तो मक्का को हम अगर कच्चे ऐसे ही बेचते हैं बिना प्रसंस्करण का, बिना प्रोसेसिंग का, तो क्या होगा, उसके भाव कम मिलते हैं। तो कृषि रोड मैप में ऐसा व्यवस्था किया गया है कि इसके वैल्यू को बढ़ाया जाए, वैल्यू ऐड कैसे करना है, तो इन सारी चीज़ों को बात किया गया है। तो इस तरह की योजनाएं चलाया गया है, मुख्यमंत्री कृषि बागवानी योजना, समेकित बागवानी योजना, फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए। इससे स्पष्ट है कृषि रोड मैप बिहार में कृषि की तस्वीर बदलने में सहायक है। अब जो मेन है, जो हमारा जो क्वेश्चन है कि अब कृषि रोड मैप 4 की जब बात करेंगे तो इसमें क्या हमको देखना है कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है सतत कृषि। सतत कृषि का मतलब होता है कि हम कृषि ऐसा करें, हम यूरिया का इतना प्रयोग नहीं कर दें, रासायनिक उत्पादों का इतना प्रयोग ना कर दें कि वो भूमि बंजर भी हो जाए। हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए अपने आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ बचा के रखें, ये होता है सतत कृषि। तो हम जो भूमि मेरे पास है, हम उसको खराब ना करें, बल्कि उसको इतना बना के रखें कि जो हमारा दूसरा पीढ़ी आए तो उसको भी इसका यूज कर पाए। जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन। अब आप ज़्यादा उर्वरक यूज करोगे, रासायनिक प्रोडक्ट यूज करोगे, तो जमीन का, भूमि का उर्वरता खत्म होगा। उर्वरता खत्म होगा तो मिट्टी, सॉइल का जो स्वास्थ्य वो खराब होगा। उसके साथ जमीन के अंदर जो पानी है उसमें दिक्कतें आएंगी ज़्यादा रासायनिक पदार्थ प्रयोग करने से। तो इसका एग्जाम्पल आप पंजाब के एरिया में देख सकते हो, ज़्यादा सिंचाई होने लगा था, तो जलवायु रूप से क्या है, सही नहीं था। ज़्यादा सिंचाई से क्या हुआ, ग्राउंड वाटर कम हुआ। तो आप देखिए उधर पानी की कमी, वहाँ का पानी में आर्सेनिक वगैरह ज़्यादा आने लगे, ये हुआ। इसीलिए इसको बोला जाता है कि उद्देश्य क्या है, सतत कृषि। दूसरा क्या है, इसमें जो निवेश किया गया है 1.62 लाख करोड़ किया गया है। ये 5 साल में निवेश किया जाएगा। आज जब ये निवेश होगा तो इसमें जो क्षेत्र जो बोला गया है कि हम देखिए, फोकस क्षेत्र क्या है, जैविक खेती करेगा, जल प्रबंधन और कृषि का विविधीकरण। इन तीनों चीजों का अगर सही से प्रयोग हो गया तो आप समझिए हमने क्या किया था, पहला, दूसरा और तीसरा में हमने किसानों को ये समझाया कि देखिए कृषि कैसे किया जाता है, सॉइल को कैसे टेस्ट करवाना है, सॉइल टेस्ट करवाइए, कृषि में कौन से समय में कौन सा फसल लगाइए, ये सिखाया जा रहा था। दूसरे टर्म में हमने किया कि हम थोड़ा सा कृषि से संबंधित जो मशीन होता है, यांत्रिक चीज़ें होती हैं, वो दिया गया कि आप यंत्र, मशीन को यूज करिए। मशीन का यूज करके आप क्या करिए, अब एक किसान के पास इतना पैसा नहीं कि वो ट्रैक्टर खरीद सकता है, इतना पैसा नहीं कि वो मशीन खरीद के अपने खेतों को हल कर सके। तो अब बहुत सारे ऐसे संस्थाएं खोल दिया गया है जो रेंट पे मशीन देता है, और वो क्या करता है, उसके खेत खलिहान को अगर उसमें कोई काम है तो वो मशीन के रूप में प्रयोग कर सकता है। धान कट गया, उसको धान को चावल में बदलने के लिए खेत में ही वो मशीन किराए पे ले जाके उसको चावल में कन्वर्ट करवा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को क्या कर रहा है, फोकस किया जा रहा है कृषि का विकास में। जैविक खेती के बाद ये कहा जा रहा है कि हम धीरे धीरे, जैसे देखो श्रीलंका में क्यों आया था ये अर्थव्यवस्था पर संकट, क्यों आया था, वहाँ क्या किया था, नई गवर्नमेंट आई, अचानक से उसने क्या किया कि अपने नीति को बदला। जो पहले रसायन आधारित खेती था उसको डायरेक्ट उसने क्या कन्वर्ट कर दिया, जैविक में। अचानक से उर्वरक वाली जो खेती है समाप्त कर दी गई, तो जैविक रूप से होगा, तो जैविक रूप से जो खेती उत्पादन होगा तो वो तो थोड़ा महंगा होगा, और जल्दी से उत्पादन होने में ऐसा नहीं कि आपने बोला और तुरंत सब कुछ चेंज कर दिया और फसल का उत्पादन हो गया, ऐसा तो होता नहीं।
तो यहाँ बिहार सरकार ने इस सब संकटों से बचने के लिए क्या किया, इसको स्तर लेवल बाय लेवल इसको अप कर रहा है। जैविक कृषि को अभी करने के लिए 13 जिलों को सुनिश्चित किया गया है, जो गंगा के 12 जिलों को साथ साथ जो गंगा के पड़ोसी जिले हैं जो गंगा से लगता है वो जिला और एक नालंदा को जोड़ लीजिएगा। इन सारे जिलों को जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित अभी किया जा रहा है। और भी जो जिला हैं वो जैविक खेती कर सकते हैं, लेकिन बिहार गवर्नमेंट ने जैविक खेती के लिए पहले 13 जिलों को चिन्हित किया है। उसके साथ ही जहाँ कहीं भी जैविक खेती होगा उसको बिहार सरकार सहयोग करने के लिए कई तरह सब्सिडाइज रूप में इनपुट उपलब्ध करवा रहे हैं। जल प्रबंधन के लिए क्या कर रहे हैं, आप जानते हैं कि अब बिहार में, उत्तर बिहार, आपको एक डाटा देता हूँ, आप डाटा सुन के आपको तंग, लगभग 2007 में जब बिहार में बाढ़ आया था लगभग 11 लाख हेक्टेयर का जो फसल है वो बर्बाद हो गया था। आप ये समझिए। तो अब क्या है, वहाँ पर बाढ़ ज़्यादा आता है। बाढ़ आने का कारण क्या है, जब हम बाढ़ वाले टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम समझाएंगे आपको कि बाढ़ आने का कारण क्या है, समाधान क्या है, वो सारे डिटेल से बात करेंगे। बस यहाँ पर ये बता दूं कि यहाँ पर बाढ़ आता है, बाढ़ आने के कारण क्या है, गाद भी बहुत लेके आता है। गाद आने के कारण यहाँ पर नई नई मिट्टियाँ आती हैं तो वो उर्वर हो जाता है। लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि सही से जल प्रबंधन नहीं है, इस कारण से बाढ़ आता है। अगर सही से जल प्रबंधन हो तो इस पानी का यूटिलाइज करके हम खेती के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ आप देखेंगे जो एरिया जो मैंने बताया था कि मान लो कि बिहार है, ये बिहार है, तो अगर ये बिहार को अगर आप सिंपल ऐसा लो ना, मान लो कि ये बिहार है, तो बिहार का जो गंगा ग्रह से जा रहा है तो ये हमारा नॉर्थ एरिया है, ये साउथ एरिया है। तो साउथ में आपको पता है कि यहाँ पर ड्रॉट आता है, सूखा आता है, यहाँ पर फ्लड है। जब यहाँ पर फ्लड लगभग 28 जिलों में फ्लड आता है और नीचे के सारे जिलों में सूखा आता है साउथ में, तो आखिर कारण क्या है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जल प्रबंधन ऐसा करें कि यहाँ के जो बाढ़ का पानी है हम साउथ में क्या करें, नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से लेकर आए, न वहाँ बाढ़ आएगा न यहाँ सूखा आएगा। तो इसके लिए सरकार काम करे, तो यही काम कराए। जल प्रबंधन ऐसा करेंगे, कृषि विविधीकरण करेंगे। जो हम सिर्फ चावल, गेहूं और आलू पर टिके पड़े हैं उसमें हम दलहन पे जाएंगे। दलहन पे एमएसपी देने की बात की गई है। और भी क्या कहा गया है कि हम आपको बीज अच्छा उपलब्ध करवाएंगे, उस बीज का प्रयोग करिए, ऐसे आपका फसल उत्पादन अच्छा होगा। एक काम कृषि रोड मैप 1, 2 और 3 में भी किया गया है, जैसे बीज देना, यांत्रिक मशीन देना। लेकिन जो जैविक कृषि जैसी चीज़ें हैं अब धीरे धीरे अब समय के साथ इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। अगर किसान इसमें अगर रम जाते हैं, जैविक खेती करने लगते हैं, तो बिहार की क्रय शक्ति बढ़ेगी। ज़रूरत इसमें कुछ है, वो हम बात करेंगे कि जैविक कृषि का कुछ फ़ायदा है, तो अब वर्तमान में कुछ उसकी समस्याएं हैं जो अपने बाजार तक पहुँच नहीं बना पा रही। कृषि विविधीकरण मतलब विभिन्न तरह के चीज़ों को हम उत्पादन करेंगे। अभी चावल उत्पादन क्या है, तो कभी दाल कर लेंगे, तो इससे क्या होगा, मिट्टी का उर्वरता भी बना रहेगा, उसका जो पोषण है वो बना रहेगा। इन सारी चीज़ों को तो होगा ही। साथ में आप क्या करेंगे, इसका उद्देश्य जो हमने उधर देखा, तो ये उद्देश्य में हमने क्या बोला था, आप देखिए उद्देश्य जैविक खेती, जल प्रबंधन, कृषि विविधीकरण, और क्या है, खाद्य सुरक्षा। भाई आप उत्पादन करेंगे अच्छा तभी तो खाद्य सुरक्षा होगा, पोषण सुरक्षा होगा। पोषण की बात के लिए तो हमने बोला कि क्या करना, जैविक कृषि करिए, फसल विविधीकरण करिए, दाल ज़्यादा खाइए। तो जब उत्पादन होगा तो समावेशी विकास को भी बढ़ावा मिलेगा, समावेशी विकास होगा। अब ज़्यादातर जनसंख्या तो हमारा कृषि पर जुड़ा हुआ है और कृषि और संबंधित उद्योगों पर, तो अगर उसका विकास होगा तो उसका उद्योग का भी विकास होगा, उद्योग का विकास होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो क्रय शक्ति बढ़ेगा, क्रय शक्ति बढ़ेगा तो समावेशी विकास की एक संभावना बढ़ जाएगी। और सतत विकास, हमने बताया था सतत विकास वर्तमान पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा के रखना है। न्यू टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने के लिए जो भी होगा, आप देखिए हम ड्रोन का प्रयोग कर रहे हैं कि कृषि में अगर रसायन का जो छिड़काव करना है, कृषि का प्रयोग करें, ड्रोन का प्रयोग कर लेंगे। हम जो पानी छिड़काव करते हैं, सिंचाई जो करते हैं, स्प्रिंकल कृषि कर लेंगे। वहाँ पर जो टाइम्स होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अगर इंटरनेट जैसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर लें तो वहाँ पर हम जो चीज़ें हैं IoT का, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रयोग करके हम एक होता है ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकल सिंचाई जो होता है, जो आप देखते होंगे खेतों में जब जाएंगे तो ऐसा घूमता रहेगा और पानी छिड़कते रहेगा, जिससे पानी की बर्बादी भी नहीं होती और सभी फसलों तक पानी पहुंच भी जाता है। ठीक है, अब इसका फोकस बिंदु क्या है, देखिए हमने बोला था दलहनी और तिलहन फसलों के उत्पादन पर जोर होगा, सीड हब बनाया जाएगा। सीड हब बनाने का क्या मतलब होता है, मिलेट हब होगा। आप देखेंगे जिसे बिहार में मड़ुआ का आटा बोलते हैं, उसका डिमांड जापान में ना, हम यहाँ पर खाने से कतराते हैं, हम लोग गाय को खिला देते हैं, हम लोग खाते भी नहीं हैं। वही इसमें इतना पोषण है
कि अगर आप इसको जहाँ 4-5 रोटी खाते हो, ये 1.5 रोटी खा लोगे तो उतना ही पोषण आपको मिल जाएगा और आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहेगा, मोटापा नहीं बढ़ेगा। ये बहुत बढ़िया चीज़ होता है। इसका जापान जैसे अब पश्चिमी देशों में इसका डिमांड बढ़ गया है। सीड हब ये बनाया जाएगा कि आपको बीज की ज़रूरतें होंगी तो आपको मिलेगा। तो आप देखेंगे कि हर जगह क्षेत्र में आपको जगह जगह पर कोई दिन आपको बीज का बंटवारा होता है, बीज बांटा जाता है किसानों के बीच में। कृषि विपणन निदेशालय हमने बताया था कि किस तरह से बाजारीकरण के किसानों की पहुंच बाजार तक पहुंचाया जाए, उसके लिए कार्य किया जा रहेगा। तालाब और चेक डैम बनाया जाएगा। बहुत जगह ऐसे होता है। अब देखिए, तालाब चेक डैम का 2 फायदा है। तालाब एक तो बनाने का फायदा है कि आप मछली उत्पादन कर सकते हैं, कृषि में सिर्फ वही थोड़ी है, आप मत्स्य उत्पादन कर सकते हैं। दूसरी ये चीज़ है कि आप देख रहे हो कि जिस तरह से मखाना का उत्पादन बढ़ रहा है, तो अब ये बात होने लग गई है कि तालाब, अगर छोटे जो तालाब है जहाँ पानी अस्थायी रूप से रुका हुआ है, वैसे पानियों में हम क्या कर सकते हैं, मखाना का उत्पादन करवा सकते हैं। ये हुआ। आप कृषि फीडर ट्रांसफर फार्मर के लिए वितरण होगा। 101 पशु अस्पताल बनाए जाएंगे। हमने पशु अस्पताल, ठीक है, पशु अस्पताल बनाए जाएंगे। राज्य के सभी 54 बाजार समितियों और ग्रामीण हाट को क्या किया जाएगा, आधुनिक बनाया जाएगा। अब इसको टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर बेस्ड बनाया जाएगा, ताकि एक अगर इसको टेक्नोलॉजी से अपडेट करवाया जाएगा और किसानों को इससे जोड़ दिया जाएगा, तो बाजार समिति में क्या भाव चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो किसान को पता लगेगा। ठीक है। गोपालगंज में नया डेयरी संयंत्र बनाया जाएगा। अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना, लगभग 4.8 लाख पंप सेट को क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिया जाएगा। अब किसानों को अगर विद्युत संबंध योजना के तहत जो पंप सेट है, जो सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है, अगर उसको इलेक्ट्रिक कनेक्शन दे देंगे तो क्या होगा, जो कृषि के जो सूखे की जो समस्या है उसको कहीं ना कहीं दूर करने में मदद मिलेगी। और सरकार इन बिजली पर भी सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है, ये ध्यान रखिएगा। आपको 3 सारी बिंदुओं को हम आप सिर्फ लिख देंगे तो काम चल जाएगा। निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि स्पष्ट है कि बिहार सरकार ने विभिन्न कृषि रोडमैप के माध्यम से कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में अपना कदम बढ़ाया है। उम्मीद है कि चतुर्थ कृषि रोडमैप के पश्चात बिहार कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने में सफल होगा। अब ध्यान रखिएगा, आप शॉर्ट नोट में तो आपको करना है क्या, फटाफट वो लिख देना है। कृषि रोडमैप में हमने क्या किया, पहले बीज और सॉइल का काम पर काम किया कि कैसे उसको चेक करना है, कौन से फसल को लगाना है। दूसरे में थोड़ा यंत्र प्रयोग किया। फिर तीसरे में क्या किया, फसल विविधीकरण पर तो बात किया है और किसानों को अवेयर करने का प्रयास किया कि किस तरह से खेती और करना चाहिए। चौथे में हमने क्या किया, जैविक खेती और फसल विविधीकरण, समावेशी विकास, खाद्य सुरक्षा के लिए काम किया। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन सारी चीज़ों को बोलते हुए एक चीज़ नहीं भूलना है कि इसका प्रयोग से हमें फ़ायदा ये है कि किसानों की आय में बढ़ाने का ये फ़ायदा है कि कृषि रोडमैप के माध्यम से जहाँ हम कृषकों की आय बढ़ा रहे हैं, वहीं पर हम कृषि से संबंधित उद्योग भी लगा रहे हैं। जब कृषि उद्योग लगेगा, जैसे एक गांव में टमाटर बिकता है, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, कुछ ऐसी उद्योग लगा देंगे जो केचप बनाता होगा। कोई गांव है जहाँ पर आलू ज़्यादा उत्पादन होता है, तो हम क्या करेंगे, उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी और वहाँ के लोगों को अच्छा से ट्रेनिंग देकर, जो हल्दीराम और लेज जैसे जो चिप्स खाते हैं, तो हम आलू का वहाँ पर चिप्स बना सकते हैं। जरूरी नहीं, कुछ और भी प्रोडक्ट आपके अंदर में कुछ इनोवेटिव आइडिया आता है तो वो आप बना सकते हैं, बशर्ते आपको टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कैसा मार्केट है। आपको अलग अलग जगहों पर सम्मेलन में आपको पार्टिसिपेट करवाए बिहार गवर्नमेंट एक नया व्यवस्था करवाए, सम्मेलन करवाए, कॉन्फ्रेंस करवाए कि क्या क्या अभी ज़रूरतें हैं डिमांड बाजार की, किस तरह की मार्केट है किसानों के लिए, ये करेंगे। तो हमने क्या कहने का मतलब, लीची है, मुजफ्फरपुर वाला एरिया हम जाएंगे तो लीची ज़्यादा उत्पादन होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लीची उद्योग लगा हुआ है और भी ज़्यादा लग सकता है। आप देखते होंगे मार्केट में छोटे छोटे बॉटलों में अब लीची का जूस मिलता है। आप देखेंगे मखाना है, तो मखाना का भी मार्केट में आप देखेंगे कि अब हल्दीराम और विभिन्न तरह की कंपनियां हैं, अब चिप्स मखाने को भूज कर थोड़ा नमकीन पुदीना उदीना का डालकर थोड़ा स्वाद चेंज कर देता है, फिर उसकी का रेट हाई हो जाता है। आप देखेंगे किसानों जिस रेट में मखाना को कच्चा जो बीज होता है, मैं आपको मखाना का वो दिखा देता, मखाना का जो बीज होता है उसमें प्रोसेसिंग होता है। पहले उसको तालाब में घुस के तोड़ना पड़ता है, जिसमें कांटे वगैरह होते हैं, फिर उसको सुखाया जाता है, फिर उसको तोड़ा जाता है। फोड़ी एक व्यक्ति होता है, एक समुदाय होता है, वो तोड़ता है उसको, फिर उसको बहुत तरह का उसमें प्रोसेस होता है। तो ये क्या है, कितना करने के बाद ये तो कृषि क्षेत्र में बढ़ावा मिले। तो हम कृषि क्षेत्र में अगर मखाना वहाँ उत्पादन होता है दरभंगा वाला एरिया में, और देखो इस बार चांसेज है कि मखाना बोर्ड पर शॉर्ट नोट भी आ जाए, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना है कि किस तरह से कहाँ पर एक खुलेगा और किस तरह मखाना बोर्ड सहायता करेगा बिहार के मखाना को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और देश के विभिन्न राज्यों में पहुँचाने में।
इन सारी चीज़ों को आप देख लीजिएगा। कहने का मतलब कृषि रोड मैप मूलतः किसानों की आय को दुगना करने के साथ साथ कृषि और संबंधित उद्योग को बढ़ाने का व्यवस्था करेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।